हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2011 के सॉल्यूशन एंड दिस इज पार्ट 9 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से 90 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, अ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो आपको बताना है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो देखो, कार्नोट इंजन के लिए जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - T2 अपॉन में T1, और जो भी टेम्परेचर होंगे इनको आपको केल्विन में पुट करना पड़ेगा, केल्विन में। और T2 और T1 क्या होता है? तो T2 होता है टेम्परेचर ऑफ द सिंक का टेम्परेचर, और T1 होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो T2 की वैल्यू होगी यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिंक, वो हमेशा सोर्स से कम होती है। और जो एफिशिएंसी है, अभी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - T2। तो यहाँ पर जो कम वाला टेम्परेचर है उसको मानो कि वो टेम्परेचर है सिंक का। तो इसका मतलब T2 की वैल्यू 0 डिग्री, और 0 डिग्री को आप चेंज करोगे केल्विन में तो हो जाएगा 273 केल्विन। ऐसे ही ये 100, तो ये होगा टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, सो इट विल बी इक्वल टू 100 + 273। तो 100 में आप 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 373। तो 1 - 273 अपॉन में 373, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 373 - 273 अपॉन में 373। ओके, तो ऊपर कितना बचेगा? ये होगा 100 अपॉन में 373। एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे विल गेट 0.268। तो ये ईटा आ गया, लेकिन इसको परसेंटेज में हम लिखते हैं। जैसे सभी आंसर आप देखो परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100 से, सो इट विल बी इक्वल टू 26.8%। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, फॉर अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होता है? तो देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है। जो हमने कार्नोट इंजन किया था, ठीक इसका ये रिवर्स होता है। यहाँ पर हम हीट लेते हैं कोल्ड बॉडी से जिसका टेम्परेचर लेट है T2, और यहाँ से कुछ हम हीट लेकर के, लेट मैं इसको नाम देता हूँ Q2, और ये सप्लाई करते हैं हम हॉटर बॉडी पर, हॉट बॉडी। अब आपको पता है जनरली जो हीट फ्लो करती है वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। तो इसलिए ये काम करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन सिस्टम पर करना पड़ेगा, जिसको हम W बोल रहे हैं। जो परफेक्ट, मतलब अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के की हम बात करें, इसको किसी किसी बुक में बीटा से भी डिनोट करते हैं। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो ईटा होता है फॉर द कार्नोट इंजन कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी, तो ये होता है 1 - T2 अपॉन में T1। तो फॉर द रेफ्रिजरेटर जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इस पूरे को आप अपॉन में ले आओ, 1 अपॉन में, इसको इधर लिखो और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1 - T1 अपॉन में T2 - 1। इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये फॉर्मूला है किसका? K का। किसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं T2 अपॉन में T1 - T2, या फिर अगर आप वर्क डन के टर्म में बात करें तो ये होगा हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी अपॉन में वर्क डन। अब आइडियल रेफ्रिजरेटर की हम बात करें, या पर परफेक्ट रेफ्रिजरेटर के लिए, वो ऐसा रेफ्रिजरेटर होगा कि जो भी यहाँ से हीट फ्लो करवा रहे हैं हम लोअर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में, उसमें कोई भी काम करने की जरूरत न पड़े। यानी कि जब एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पर 0 होगा तो वो कहलाएगा परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि Q2 अपॉन में ये कितना होना चाहिए? 0। जब आप इसको 0 करेंगे तो 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो K की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इन्फिनाइट। जबकि अगर कोई एफिशिएंसी पूछता है कार्नोट इंजन की, आइडियल कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होगी 100%। हालांकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, द डोर ऑफ रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड रूम इज लेफ्ट ओपन, द करेक्ट आंसर क्या होगा? मतलब कि अगर आप फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दो तो क्या आपका रूम ठंडा हो जाएगा, गर्म होगा, या कुछ इफेक्ट नहीं होगा? तो रेफ्रिजरेटर काम क्या करता है? रेफ्रिजरेटर काम करता है कि वो लो टेम्परेचर बॉडी से हीट लेकर के हाई टेम्परेचर बॉडी में सप्लाई करता है। अब अगर आप दरवाजा खुला छोड़ दोगे तो जो रेफ्रिजरेटर होगा वो और ज्यादा हीट एग्जर्ट करेगा। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे कोयलिंग लगी रहती है जिसमें से हमेशा हीट निकलती रहती है। तो अब उस रेफ्रिजरेटर को और ज्यादा काम करना पड़ेगा
क्योंकि जो कमरे की हीट है वो उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, लेकिन एज ए रिजल्ट और ज्यादा हीट उसके पीछे से निकलती रहेगी कॉइलिंग से। तो अगर एज ए कंप्लीट हम देखें तो जो रूम का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब रेफ्रिजरेटर को ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो ज्यादा हीट लॉस होगी, और वी कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल बी इंक्रीज्ड। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें वार्म अप ग्रेजुअली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84, द थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर किस पर बेस्ड होता है? सो इट इज बेस्ड ऑन द कार्नोट इंजन। क्वेश्चन नंबर 85, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ टू गैसेज ऑफ मोलिकुलर weight m1 and m2 at a temperature T will be. So the formula for the root mean square speed is root 3 RT upon में capital M. So you can say that speed, RMS speed is inversely proportional to mass m. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही तो हम ये कह सकते हैं कि V1 upon V2 will be equal to root, अब यहाँ पर ये ऊपर है तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा ऊपर, मतलब क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रही है तो रूट पर डिपेंड करेगी और इनवर्सली डिपेंड करेगी, तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी किस पर डिपेंड करती है? तो इसके लिए हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि एमिसिव पावर ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर पावर आएगी 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर n मोल ऑफ रियल गैसेस। तो ये तो PV इक्वल टू nRT वैन डर वाल इक्वेशन नहीं है, जबकि रियल गैसेस के लिए पूछा तो वहां पर P के साथ एक और फैक्टर ऐड हो जाता है और V के साथ माइनस NB भी आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, P इक्वल टू nRT अपॉन में V माइनस NB माइनस n स्क्वायर A अपॉन में V स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 88, अंडर स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। देखो स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर एक पॉइंट पर आपको सेम ही टेम्परेचर मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डज नॉट चेंज विद टाइम बट इज डिफरेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में कोई भी हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89, two ends of rod of length L and R of the same material are kept at the same temperature difference. Which of the following rod conduct most heat? तो देखिए आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इक्वल टू K एरिया, और ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब कि अगर कोई रोड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसकी लेंथ अगर L है तो आप L को डेल्टा X भी ले सकते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस लेट यहाँ पर T1 और T2 है तो टेम्परेचर डिफरेंस एंड का वो डेल्टा T है, एरिया क्रॉस सेक्शन, और K है यहाँ पर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमसे ये पूछा गया है कि किस केस में जो हीट होगी वो सबसे ज्यादा कंडक्ट की जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसमें बोला गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो इस पर तो डिपेंड करेगी नहीं, के भी सभी के लिए इसके सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है। तो जो हीट कंडक्ट है यानी कि डेल्टा Q और डेल्टा T वो डायरेक्टली एरिया पर डिपेंड कर रही है, और इनवर्सली देखो डेल्टा X को मैं लेंथ लिख रहा हूँ क्योंकि L गिवन है, एक ही बात है, तो L पर डिपेंड करेगी। और एरिया को फर्दर हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई से तो कोई मतलब नहीं, तो आर स्क्वायर अपॉन L पर डिपेंड करेगी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें ये देखना पड़ेगा कि आर स्क्वायर अपॉन L की वैल्यू किस में सबसे ज्यादा आ रही है। So since del Q और del T is directly proportional to R square upon L, तो जिसके लिए R square upon L की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वो उसी से सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट की जाएगी। अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो यहाँ पर R square upon L कितना आएगा देख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 50, तो ये तो आगे 1 upon 50। फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, R का स्क्वायर अपॉन में 100, सो इट विल बी इक्वल टू 1 upon 25। फिर यहाँ पर 0.25 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5 5 से 25, तो ये आ जाएगा 0.25 और डिवाइड में आप कर दीजिए 25, सो इट विल बी अगेन 1 अपॉन में 100। फिर यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना 2.25 और नीचे 75। अगर आप इन सब में देखें तो 1/25 सबसे मतलब 25 यहाँ पर सबसे कम है, तो 25 कम है तो 1/25 सबसे ज्यादा होगा, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट की जाएगी वो रहेगी ऑप्शन 2 के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज फ्रॉम 27 to 127 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेडिएशन एमिटेड बाय
इट इंक्रीज एट अ फैक्टर ऑफ। तो अगेन सिंस यहाँ पर रेडिएशन के बारे में पूछा, टेम्परेचर गिवन है, तो हम यूज करेंगे स्टीफन्स लॉ। ये होगा जो एनर्जी रेडिएशन होगा वो टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करेगी। सो वी कैन राइट दैट E1 अपॉन में E2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन में T2 की पावर 4। ठीक है, अब E1 E2 और T1 T2 क्या वो बता देते हैं। तो इसमें पूछे इंक्रीज किस फैक्टर से हो जाएगी, तो यहाँ पर E1 उसको लेंगे जो इंक्रीज हो गई और T1 वो लेंगे जो बाद वाला टेम्परेचर है। तो T1 को हम कंसिडर करेंगे 127, और क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं केल्विन में, सो वील हैव टू चेंज इट इन केल्विन बाय एडिंग 273। सो 127 प्लस 273 it will be equal to 400 Kelvin. Again, temperature T2 is 27 added to 273 will get 300 Kelvin. Now put value here. T1 upon T2 will be equal to 400 upon में 300 की पावर 4. So E1 upon E2 will be equal to 0 से 0 will be cancel out, 4 upon 3 की पावर 4. अब यहाँ पर 4 4 जा 16 और 16 इंटू 16 कितना होता है 256, फिर यहाँ पर 3 3 जा 9 9 9 जा 81, तो ये आएगा 81। तो इन सब में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 256 अपॉन में 81। या हम ये कह सकते हैं जो E1 होगा इट विल बी इक्वल टू 256 अपॉन 81 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस रेडिएशन एनर्जी।